ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम कंडीशंस एंड प्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को समझने से पहले प्रोडक्शन की थोड़ी सी रिवीजन करेंगे एंड इसके बाद आगे चलेंगे। जैसे हमने इक्विलिब्रियम अगर कंडीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने दो चीजें देखी थी। एक तो सिंगल कमोडिटी केस देखा था और दूसरा डबल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस में हमने देखा था जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स हो जाए तो उसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ये सिंगल कमोडिटी में था। और डबल कमोडिटी में हमने क्या देखा था, जब रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक गुड्स यानी एक्स और प्राइस का रेशियो इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दूसरा गुड्स यानी वाई एंड प्राइस की। ठीक है, तो ये हो जाए डबल कमोडिटी कंडीशन में ये दोनों इक्विलिब्रियम, डबल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो पहला क्या था, फर्स्ट कमोडिटी सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस। ठीक है, उसके बाद ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था ये प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि भाई प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन के कितने फैक्टर होते हैं, चार, जिसमें से लैंड, लेबर, लिक्विडिटी यानी मनी और एंटरप्रेन्योर्स, ये चार देखे थे। फिर हमने प्रोडक्शन फंक्शन देखा था। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्शन देखा था जिसमें से टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें देख ली थी। हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन करने में जो पैसा लगता है उसे हम कॉस्ट कहते हैं, है ना, कॉस्ट। प्रोडक्शन करने में जो पैसा लगता है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। अब चलते हैं रेवेन्यू की तरफ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि बॉटल का, बॉटल बनता है, ठीक है, ये बॉटल जेडी, ठीक है। तो आ, ये जैसे बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल, इस बॉटल को बनाने में, इस बॉटल को बनाने में जो कॉस्ट लगा, जो पैसा लगा उसे हम कहेंगे कॉस्ट। ठीक है, जो पैसा लगा उसे हम कहेंगे कॉस्ट। लेकिन अब ये बॉटल को अगर मैं सेल कर दूंगा और सेल करने के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, जो पैसा मिलेगा उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। बात समझ में? रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का कंसेप्ट समझा, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बेचकर, बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट, वॉट एवर वी गेट इन टर्म्स ऑफ मनी कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि रेवेन्यू के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, पहला लिख देता हूँ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या हो जाएगा डेफिनेशन, बाय सेलिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, बाय सेलिंग प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी we get called revenue, revenue, revenue। ठीक है, तो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू को हिंदी में आगम कहते हैं, आगम। अगर किसी को हिंदी में समझना है भाई रेवेन्यू क्या है तो आगम कहते हैं, आगम। और वही प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट को कहते हैं लागत। ठीक है, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगता है उसे हम कहते हैं लागत। और रेवेन्यू जो मिलता है उसे हम आगम, आ रहा है ना पैसा, पैसा आ रहा है, आ और गम देके जाएगा तो आगम। ठीक है, आगम। ओके, अब समझते हैं टाइप ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के कुल चार टाइप होते हैं, टाइप्स। कौन कौन से, तो टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर प्रोडक्शन अच्छे से समझा रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। और चौथा टाइप होता है बैलेंस रेवेन्यू,
बैलेंस्ड रेवेन्यू। पहले हम ये 3 समझेंगे, फिर लास्ट में चौथा समझेंगे बैलेंस रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को मैं TR लिख देता हूँ, मार्जिनल को MR और एवरेज को AR। ठीक है, ठीक है। अब देखो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, तो भाई हमने जितना भी प्रोडक्ट बनाया है वो सारा का सारा सेल हो जाए, उससे जो पैसा मिल जाए उसे हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू, है ना। अब देखो रेवेन्यू करने के लिए हमें प्राइस डिसाइड करना पड़ता है ना। तो प्राइस, अगर मैं एक चीज लिखता हूँ पहले प्राइस, प्राइस, फिर यहाँ लिखता हूँ क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू। बात समझ में आ गया। अब देखो मान लो कि मुझे क्या बेचना है, क्या बेचना है, समोसा ही बेचता हूँ, समोसा बेच देता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरे पास 100 समोसा है। ठीक है, 100 समोसा है। अब एक समोसे की कीमत अगर मैंने 10 रुपए रखा है, तो जब ये 100 समोसा बिक जाएगा तो मेरे पास रेवेन्यू कितना होगा, 1000 रुपया, यानी टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया। ठीक है, मान लो मेरे पास 200 समोसा है। ठीक है, 200 समोसा। अब अब ये 100 समोसा था तो 10 रुपए रखा था तो बड़ी मुश्किल से बिका। मैंने सोचा ना एक काम करता हूँ, प्राइस थोड़ा गिरा देता हूँ, प्राइस कम कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं प्राइस कर दिया 5 रुपए। ठीक है, प्राइस क्या कर दिया, 5 रुपए। अब जब मैंने प्राइस 5 रुपए कर दिया और मैंने 200 समोसा फटाफट बेच दिया, टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए। इस तरीके से अब मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, 5 रुपए प्राइस किया था, मेरा प्रोडक्शन 200 मतलब क्वांटिटी 200 था, ठीक गया था। अब मेरे पास ना क्वांटिटी हो गया है 500, 500। तो मैं थोड़ा सा ना प्राइस और कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ उसको 2 रुपए, 2 रुपए प्राइस। अब टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 1000। बात समझ में आ रही है। यानी कि हम एक चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर हमें सेलिंग बहुत तेजी से करना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा कम ना हो, उतना ही का उतना ही रहे, तो हमें प्राइस में कटौती करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि अगर हम कोई चीज एक प्रोडक्ट लेते हैं, किसी दुकान से अगर हम एक पार्ले बिस्किट लेते हैं तो मान लो 10 रुपए का एक पैकेट देता है, लेकिन ये दुकानदार जिस होलसेल से 1000 पैकेट लेकर आया होगा, तो क्या उसे एक पैकेट 10 रुपए का मिला होगा, नहीं, उसे और कम में मिला होगा। ठीक है, क्योंकि जो होलसेलर रहा होगा उसे 1000 पैकेट बेचना था, तो वो प्राइस को कम किया होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा रेवेन्यू में एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें ये जनरेट करना है कि मेरा रेवेन्यू कम ना हो, ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारी क्वांटिटी या प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मेरा रेवेन्यू कम ना हो, भगवान बढ़ते रहे बढ़ते रहे, तो एक काम करो कि तुम अपने प्राइस को थोड़ा सा डिक्रीज कर दो। ठीक है, क्योंकि प्राइस को डिक्रीज करने से तुम्हें कोई भी घाटा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्यों। जैसे जब 100 था तो मैं 10 रुपए रखा था, तो 1000 मुझे पैसा मिला था, 1000 रुपया। लेकिन अब वही अब मेरे पास जो है 200 समोसा आ गया। अब 200 समोसा को अगर मुझे फटाफट बेचना है, और मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मेरा जो पिछला रेवेन्यू था उससे कम नहीं होना चाहिए ये वाला रेवेन्यू, तो मैं एक काम करूंगा, प्राइस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैंने मान लिया 5 रुपए कर दिया, तब मेरा भी रेवेन्यू सेम उसी पर आ गया, 1000 रुपए। लेकिन अगर यही मैं जैसे 8 रुपए कर देता तो रेवेन्यू और बढ़ जाता, है ना, रेवेन्यू और बढ़ जाता। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 8 रुपए कर देता हूँ, तब देखना 8 रुपए, 8 रुपए तो क्या हो जाएगा, 1600, है ना,
1600 हो गया। अब मैं यहाँ पर जो रेवेन्यू है, अब यहाँ पर मैं प्राइस को 6 रुपए कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3000। 3000 बात समझ रहा है? मैं अगर थोड़ा प्राइस को डिक्रीज कर दूं तो लार्ज क्वांटिटी में चीजें बेचने से मुझे ज्यादा फायदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो प्राइस को थोड़ा कम कर दो। ये नहीं कि नहीं पुराने प्राइस पे जो बेचता था वही बेचूं। थोड़ा प्राइस कम करने से तुम्हें कोई घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा, लोग और परचेस करेंगे। बात समझ में आया? हाँ, तो इतना चीज समझ में आ गया। यहाँ टोटल रेवेन्यू कैसे होता है, कितना प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, हमें टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू पे आते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू कुछ नहीं, वही पुराना कंसेप्ट है। पहले के लिए मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहता है और दूसरे के लिए क्या करते हैं ये, हाँ, दूसरा मतलब कि नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू माइनस प्रीवियस टोटल रेवेन्यू। तो 1600 में से 1000 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 600 रुपया। ठीक है, 600 मेरा मार्जिनल। और वही 3000 में से 1600 घटाऊंगा तो 1400 रुपया, है ना? 1400 रुपये मेरा क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना तो बच्चों का काम है। टोटल रेवेन्यू निकल गया तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना? ओके ओके। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? कुछ नहीं होता है एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, नहीं, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, तो हमें एक एवरेज रेवेन्यू दे देगा। तो जैसे मैं अगर मुझे इसका पता करना है कि इस वाले का, ठीक है, इसका हमें पता करना है कि एवरेज रेवेन्यू कितना होगा। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ क्या है? 3000 और डिवाइडेड बाई 500 कितना आ जाएगा? 6, है ना? 5 6 30, 6 मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू निकालना, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने में कोई तकलीफ होगी? तो मैं यहां लिख सकता हूं ना कि मेरा जो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू, नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू माइनस प्रीवियस टोटल रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ये 3 कंसेप्ट क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं बैलेंस रेवेन्यू के बारे में। देखो, इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिया है। अच्छा, मैं मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड देखूं एक न्यूमेरिकल यहाँ है। ठीक है, इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये बढ़ाना पड़ेगा, दिख रहा है ना बिना जूम किए? कह रहा है बाई इंक्रीजिंग अ लेबर, एक लेबर को मैं बढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक लेबर को बढ़ाने पर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 टू 2250 एवरी डे। ठीक है, यानी कि मैं कहूं इनिशियल कितना था? इनिशियल प्रोडक्शन था 2000, और फाइनल बाद में कितना हो गया? मतलब नेक्स्ट प्रोडक्शन या फाइनल प्रोडक्शन हो गया 2250। कह रहा है लेकिन प्रोड्यूसर हैज टू रिड्यूस ब्रिक रेट, यानी ईटे का जो भाव है प्रोड्यूसर को घटाना पड़ा 15 रुपए से 14 रुपए पर यूनिट, है ना? यानी पहले प्राइस क्या था? पहले प्राइस था
15, और अब प्राइस क्या किया उसने, 14। तो कह रहा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ दैट प्रोड्यूसर। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? पहले हम निकालेंगे टोटल रेवेन्यू इनिशियल कंडीशन में, है ना। टोटल रेवेन्यू इनिशियल का कैसे निकलेगा, 2000 डिवाइड क्यों करेंगे, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्राइस नहीं निकालना है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या चाहिए, नेक्स्ट रेवेन्यू, नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू माइनस प्रीवियस टोटल रेवेन्यू, है ना। हाँ, तो पहले टोटल रेवेन्यू तो निकालू, इनिशियल वाला टोटल रेवेन्यू। 2000 में 15 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30,000, 30,000। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं फाइनल इसको कर दूं, टोटल रेवेन्यू फाइनल, टोटल रेवेन्यू फाइनल, तो कितना है ये 2250 गुणे 14, कितना आ जाएगा, 14 पच्चे 70, 7, 14 दूनी 28, 28 7, 35, 3, और 14 दूनी 28, 28 3, 31,500। ये हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू। अब मार्जिनल में क्या करना है, कुछ नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ये फाइनल रेवेन्यू, या जिसको हम लोग नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू कहते हैं, फाइनल रेवेन्यू माइनस इनिशियल टोटल, फाइनल टोटल रेवेन्यू माइनस इनिशियल टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो बस क्या देते हैं यहाँ पे, कितना है 31,500 माइनस, यहीं पे कर दो क्या, यहीं पे कर देता हूँ ना, 31,500 माइनस 30,000, कितना आ जाएगा 1500, 1500, यानी 1500 मेरा क्या आ गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल, बात समझ में आ गया। तो ऐसे ही निकालते हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बैलेंस रेवेन्यू की तरफ, ठीक है। समझते हैं बैलेंस रेवेन्यू क्या होता है। हाँ, बैलेंस रेवेन्यू, बैलेंस रेवेन्यू का मतलब क्या, पहले रेवेन्यू हमको कैसे जनरेट होता है, किसी चीज को बेचने से, ठीक। हमने कोई चीज बेचा, हमें जो पैसा मिला हमें उसे रेवेन्यू कहा। किसी चीज को बेचने के लिए हमें उसे पहले बनाना तो पड़ेगा, है ना, बनाना पड़ेगा, यानी बनाने को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। इसमें हमारा जो अमाउंट है, किसी चीज की सप्लाई, किसी चीज की सप्लाई हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए, और वो सप्लाई जब है तो उसका डिमांड भी अच्छा खासा होना चाहिए, यानी जितना बन रहा है अगर उतना बिक जाए तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो रेवेन्यू है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे पास माल ज्यादा है और बिक ही नहीं रहा है, मेरा माल खराब हो जा रहा है ना। तो बैलेंस्ड रेवेन्यू की सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, बात समझे। तो पहला पॉइंट है डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। और जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, इक्वल रहेंगे, उस सिचुएशन को हम कहेंगे बैलेंस रेवेन्यू, यानी जितना प्रोडक्ट बन रहा है धकाधक उतना बिकते जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड है, समझ में आ रहा है। बैलेंस रेवेन्यू हमें कहाँ देखने को मिलती है, या डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल कहाँ होती है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, यानी जो हमने मार्केट्स के बारे में पढ़ा था ना, कितनी टाइप की मोनोपोली होती है, ओलिगोपोली होती है, कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है ना। तो जैसे अगर मैं कहूं कि जो सब्जी मार्केट होता है, सब्जी मार्केट को हम कौन सा मार्केट कहते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट। अरे वो कौन से मार्केट का टाइप करते हैं,
उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि वहां पर जो सब्जी रहती है, लोग सब्जी खरीद कर लाते हैं और फिर हम लोग जाते हैं और सब्जी हम लोग खरीद कर लेके आते हैं, उसे बनाते हैं, खा जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जाते हैं, फिर सब्जी खरीद कर लाते हैं, बनाते हैं, खा जाते हैं। यानी सब्जी की डिमांड होती रहती है और वहां से सप्लाई कंटिन्यू रहती है। डिमांड होती है, सप्लाई कंटिन्यू रहती है। यानी वहां पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कैसा रेवेन्यू है? बैलेंस रेवेन्यू। ठीक है, वो बैलेंस रेवेन्यू है। तो बैलेंस रेवेन्यू हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो दूसरा पॉइंट याद रखना, ऑब्जर्व्ड इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। ऑब्जर्व ऑब्जर्व्ड इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। एग्जाम्पल में कॉम्पिटिटिव मार्केट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट, यहाँ पर डिमांड रहती है, सप्लाई भी रहती है। डिमांड भी रहती है और सप्लाई भी रहती है। समझ में आया? तीसरी चीज क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट पता है कॉस्ट कब लगता है? प्रोडक्शन के टाइम में। तो मार्जिनल कॉस्ट और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना, बैलेंस्ड रेवेन्यू के सिचुएशन में मार्जिनल कॉस्ट इसके बराबर हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, यानी कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन, हाँ भाई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें कुछ पैसा वैसा लगेगा ना। ठीक है, वही जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना इधर से क्या हो रहा है? बिक्री भी हो रही है, सेलिंग। और जब सेलिंग होगी तो हमें क्या जनरेट होगा? रेवेन्यू, है ना? रेवेन्यू। तो बैलेंस्ड रेवेन्यू की सिचुएशन में हमें तीन चीजें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। दूसरा, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में देखने को मिलता है। और तीसरा, इसमें मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब दो चीजें डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड। ठीक है, कभी भी मार्केट में किसी भी गुड्स का, किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ने या घटने में डायरेक्ट रिलेशन होता है डिमांड का। डिमांड क्या करता है? डिसाइड करता है। डिमांड डिसाइड्स प्राइस। जैसे अगर मार्केट में अचानक से सोने की मांग बढ़ जाए, गोल्ड की मांग बढ़ जाए, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? मांग बढ़ जाएगा तो प्राइस घटेगा। मैं मैं कह रहा हूं, अगर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, लोग बोले मुझे सोना चाहिए, मैं भी खरीदूंगा, तो सोने का दाम बढ़ेगा या घटेगा? हेलो, हाँ, सोने का दाम बढ़ जाएगा, गोल्ड का दाम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो जाए कि सब लोग ना इस्कॉन वाले हो जाए, मतलब एकदम उनको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से कोई मतलब ना हो। ठीक है, पूरी मान ले कि पूरी की पूरी जो भारत है वो सब बाबागिरी में आ जाए। ठीक है, बाबा बन जाए, किसी को कोई सोना नहीं चाहिए। तो भारत में सोने का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहेगी ना। लोग कहेंगे यार, जो सोनार रहेगा, सोनार कहेगा यार मेरे घर में सोना 4 साल से पड़ा हुआ है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। भाई तुम एक काम करो ना, 10,000 में ले जाओ, 1 किलो ले जाओ, तुम ले जाओ यहाँ से। समझा रहे क्या? जैसे मान ले कि तूने यूपीएससी पढ़ना स्टार्ट किया, यूपीएससी नहीं हुआ,
तो तूने सोचा कि अब मैं आलू बेचूंगी, ठीक है, और आलू का दुकान खोल दिया तूने, और देखा कि हाँ मैं एक काम करता हूँ अपने घर पे आलू का दुकान खोल देती हूँ, और वहां पर तूने आलू ला करके, तुझे अभी मार्केट का आइडिया नहीं था, 2 बोरा आलू तूने रख दिया। अब तू देख रहे है कि कोई मेरा आलू नहीं खरीद रहा है? और धीरे 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 आलू क्या हो रहा है, अब सड़ना शुरू हो गया है। तो तूने लाया था आलू, सपोज कर 10 रुपए केजी, ठीक है, 10 रुपए केजी, और तूने सोचा था कि मैं मस्त 15 रुपए केजी बेचूंगी, एकदम बढ़िया प्रॉफिट कमाऊंगी, लेकिन कोई आलू खरीद नहीं रहा है, आलू की डिमांड ही नहीं है, ठीक है, मार्केट में जो कि लोग और जगह से खरीद ले रहे हैं, या आलू की डिमांड ही नहीं है। अब तेरा आलू खराब हो रहा है, तू बोलेगी यार कोई 2 रुपए केजी आलू ले लो, मेरा घर में सड़ रहा है, बदबू मार रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब डिमांड घटती है तो प्राइस घटता है, और डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। ये कंसेप्ट याद रखना, ये शेयर मार्केट में काम आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो किसी भी चीज के प्राइस बढ़ने या घटने में डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है या सप्लाई का? डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ठीक है, डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के। और वहीं अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, जैसे सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्राइस घट जाएगी, ठीक है, और सप्लाई बहुत कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मार्केट में कभी कभी होता ना, कीवी या जैक फ्रूट खरीदने जाओ, तो जैक फ्रूट का डिमांड कब ज्यादा हो जाता है, जब डेंगू मलेरिया ये वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा हो जाए और मार्केट में जैक फ्रूट मिले ही ना, है ना? अगर मार्केट में जैक फ्रूट मिले ना तो सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डेंगू मलेरिया कुछ नहीं है और जैक फ्रूट की भरमार लगी है, तो क्या उस वक्त उसकी प्राइस हाई रहेगी या लो रहेगी? प्राइस लो रहेगी, क्योंकि सप्लाई बहुत अधिक है, कोई खरीदार ही नहीं है, ठीक है। तो सप्लाई जो करता है, सप्लाई सप्लाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के। बात समझ में आई क्या? है ना? सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम, सप्लाई कम तो प्राइस ज्यादा, लेकिन डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा, डिमांड कम प्राइस कम। समझ में आ गया? ठीक है, ये बैलेंस रेवेन्यू समझ में आ गया। अब इसी बैलेंस रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ तो हो गया, बस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कह रहा है, बड़ा करो इसको, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत हार्ड नहीं है कुछ। कह रहा है कि इफ द डिमांड कर्व इज ऑफ अ ट्रैकिंग बूट, है ना, पहन के जाते हैं ट्रैकिंग पर, बड़ा वाला बूट, सो हाँ, ट्रैकिंग बूट वो कभी कभी अगर पहन के स्टेशन पे जाओ तो सोल निकल के छटक जाता है, ठीक है, तो वैसा वाला बूट। कह रहा है कि इफ द डिमांड कर्व ऑफ ट्रैकिंग बूट इज डी इक्वल टू 11,000 माइनस 30p, फोकस इधर क्वेश्चन पर, ठीक है, हाँ, 11,000 माइनस 30p डिमांड कर्व दिया है, एंड सप्लाई कर्व इज एस इज इक्वल टू 4,000 प्लस 40p, देन व्हाट विल बी द बैलेंस प्राइस। अब बता इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा।
बैलेंस्ड प्राइस होने के लिए या बैलेंस रेवेन्यू होने के लिए पहली सिचुएशन क्या रहती है? डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, तो मैं जो इक्वेशन दिया है दोनों को इक्वेट कर दूं। दिया है 11,000 माइनस 30p इज इक्वल टू 4,000 प्लस 40p। तो अदला बदली कर देते हैं। 11,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 40p प्लस 30p। इसको उधर, इसको इधर, है ना? ना तो मैथ, बेसिक मैथ आता है। फिर इधर क्या कर देंगे? 11,000 में से 4,000 गया, कितना हजार? 7,000। ठीक है, 7,000। और यहाँ क्या जो है 40 30 70 p। ठीक है, 70 p। अब p को हमें प्राइस ये पूछा है, बैलेंस प्राइस, तो p को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7,000 डिवाइडेड बाई 70, ये कट गया, और 100, यानी बैलेंस्ड प्राइस क्या आ गया? बैलेंस प्राइस 100। क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ये सिंपल लगता नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़। ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ फर्क दिया है या लास्ट लास्ट जैसा क्वेश्चन ही है? कर्व तो इसमें भी है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, तो इसमें भी है। चेंज करूँ? ओके, तो इसमें क्या है? नहीं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर पूछा बैलेंस्ड प्राइस। ठीक है, बैलेंस्ड प्राइस, और यहाँ पूछा है बैलेंस अमाउंट। अमाउंट मतलब मात्रा, मात्रा मतलब जो सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है, सप्लाई, समझा? तो बैलेंस्ड पॉइंट का मतलब सप्लाई। ठीक है, सप्लाई, सप्लाई या डिमांड, मतलब अमाउंट में क्या हो जाएगा? जो सप्लाई हो या जो डिमांड हो। अभी देख, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहले तो कहा है कि बैलेंस्ड अमाउंट निकालना है, तो बैलेंसिंग सिचुएशन में हमारा जो ये डिमांड और सप्लाई वो दोनों इक्वल होते हैं, है ना? डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। अब इसको मैं इक्वेशन लिख दूं इधर, 6 7 काला हो जाएगा, 6 7 5 0 0 माइनस 18p इज इक्वल टू 2 2 5 0 0 प्लस 12p। ठीक है, सेम थिंग अब इधर ला देता हूँ, 6 7 5 0 0 माइनस 2 2 5 0 0, क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, और इसको मैं 12p प्लस 18p कर देता हूँ। तो इधर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना जाएगा? 0 0 0, 7 में से 2 गया 5, और 6 में से 2 गया 4, कितना आ गया?
और इधर इक्वल कितना आ जाएगा 10, 20 और 30। ठीक है 30। अब देखो पी की वैल्यू हमें क्या निकल जाएगी, तो 45,000 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ जाएगा 3×5 = 15, 1500 रुपए आ जाएगा हमारी पी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पी की वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है यस की वैल्यू निकालो या तो डी की वैल्यू निकालो। तो भाई यस की वैल्यू डी की वैल्यू अगर दोनों इक्वल ही है तो मैं पी की वैल्यू चाहे इसमें रख दूं चाहे इसमें रख दूं, आंसर तो सेम आएगा, है ना। तो पी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ। इसमें क्या सिंपल सी बात है, ना क्या टेंशन, इसमें पुट कर देता हूँ पी की वैल्यू पहले वाले में। तो यहाँ देखें क्या हो जाएगा 22,500 प्लस 12 उड़ते 1500 कितना आ जाएगा 22,500 प्लस 12×5 = 60, 6 12 का 12 6 18, 18,000 दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 0 0 5 8 2 10 और 2 1 3 1 4, है ना 40,500, 40,500। बात समझ में आया, बहुत बढ़िया जी 40,500। अब ये अच्छा ये किसका इक्वेशन था, जैसे कि ये था मेरा एस की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू, तो यही वैल्यू मैं डी में भी रखता पी की वैल्यू तो वही सेम किसकी आती, ठीक है सेम ही आती, क्योंकि वहां पर घट जाएगा तो 67,000 में से उतना वैल्यू घट जाएगा 40,500 आ जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से यहाँ ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, अगर बैलेंस अमाउंट पूछा है तो हमें एस या डी की वैल्यू चाहिए रहेगी, या बैलेंस प्राइस पूछा है तो पी की वैल्यू निकाल दो, ये बैलेंस प्राइस आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और इसी तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ओके ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है बैलेंस्ड प्राइस, ठीक है प्राइस यानी हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो बस करना क्या है डी इक्वल टू एस, ठीक है डी इक्वल टू एस, और उसके बाद बस 59,600 माइनस 6p इज इक्वल टू 29,600 प्लस 4p, तो 59,600 माइनस 29,600 इज इक्वल टू 4p प्लस 6, ठीक है इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 00,003 इज इक्वल टू 10p, p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से काट दो 3,000, और p की वैल्यू मेरी आ गई 3,000, तो बैलेंस प्राइस पूछा था, यही p की वैल्यू है 3,000। और यहीं पर अगर बैलेंस्ड सप्लाई पूछ देता तो इस p की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, हमें बैलेंस्ड सप्लाई। क्लियर है, हाँ मतलब बैलेंस अमाउंट या सप्लाई जो भी, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये सप्लाई और डिमांड वाला जो क्वेश्चन था बैलेंस पॉइंट वाला वो सब खत्म, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर।